देखिए तो साउंड क्लियर हुआ। अब सही है साउंड, कुछ कम है। देखिएगा, चेक कीजिएगा साउंड को। चलिए अब तो सही है। चलिए तो थोड़ा सा लेट हो गया साउंड की वजह से। हाँ, तरुण, डायमंड, वैद्यनाथ, अनु, सुनील, सुमन, रीत राजपूत, चलिए सभी को हर हर महादेव, गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक, अच्छा देखिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा टोटल सिलेक्शन लाइव का, और नहीं होगा तो क्लास जब इंड होगा ना उसके बाद हम डलवा देते हैं। क्लास जैसे ही इंड होगा वैसे ही हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो दे देंगे, या फिर पोल में आपका है जो लिंक हम दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हो गए ना? एक बार हाथ उठाइएगा, रेडी हो गए हैं सब लोग? अनु, सुनील, अजय कुशवाहा, चलिए बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, TRE4 आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो साइंस का, फिजिक्स से स्टार्ट होता है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। और एक और खुशखबरी कि आज हो सकता है कि टोटल सिलेक्शन लाइव पर संभावना है, उम्मीद है कि आज रजनीश सर का भी जो क्लास है वह होगी। संभावना है, अभी हो सकती है क्लास। तो बताइएगा कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। बताइएगा, वायु में, जल में, लोहा में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में है। ये नहीं पूछ रहा है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में होती है, सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ये नहीं पूछ रहा। पूछ रहा है कि किस माध्यम में है। कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे ऑप्शन दिया गया है उसी में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की जो तीव्रता है वह सबसे अधिक है। बताइए किसमें सबसे ज्यादा अधिक है। कमेंट थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, गुड इवनिंग माही। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो ध्वनि है, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए याद रखिएगा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अगर जो कोई माध्यम नहीं होते है, याद रखिएगा, अगर कोई माध्यम नहीं होती है तब वहां पर जो ध्वनि है वह संचरण नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो वहां पर सुनना भी क्या है, कठिन है। यानी एक दूसरे, अगर जो एक आदमी दूसरे आदमी से जब बोले थोड़ा सा दूर हटके, तब उसके आवाजें हैं वह नहीं सुना जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम है जो नहीं है, हवा नहीं है। हवा नहीं है तो ध्वनि संचरण नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक ध्वनि की गति जो सबसे अधिक होती है वह ठोस में, बताए थे ना, सबसे अधिक ठोस में। ठोस से कम किस में होती है? तो ठोस से कम होती है द्रव में। याद करते जाइएगा। सबसे अधिक ठोस में क्रम भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में ध्वनि के संचरण के लिए कौन सा क्रम है जो सही है। तो देखिए सबसे पहले ठोस में ज्यादा होता है, उससे कम किस में होता है? द्रव में। और द्रव से भी कम किस में होती है? तो ये गैस में होती है। याद हो गया होगा, ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होगी। वायु में। तो वायु में आप लोग जानते होंगे वायु में कितना होता है। वायु में बताइएगा। साउंड है ना क्लियर? साउंड तो क्लियर होगा। ये जो तीन ऑप्शन दिया है इसी में से आपका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए वायु में, तो वायु में तो देखिएगा गैस में सबसे कम है ना, उससे ज्यादा है जो जल में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लोहा है जो क्या है, तो लोहा एक ठोस है।
लोहा क्या है? ठोस है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ठोस में सबसे अधिकतम चाल होता है ध्वनि के, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? तो सी वाला ही सही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? तो सी वाला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है जो क्या है? इतना ईज़ी क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते होंगे कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? बताइएगा। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है ना? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। यहाँ पर O है जो किसका है? संकेत, तो ये है जो ऑक्सीजन का संकेत है। ये है जो ऑक्सीजन का संकेत है ना? ये है जो ऑक्सीजन का संकेत है। H से होता है हाइड्रोजन, S से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका क्रमांक नंबर कितना है? तो इसका जो क्रमांक संख्या है हाइड्रोजन का वह 1 है ना? हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद फिर हीलियम होता है। और यहाँ पर देखिएगा H2O, तो H2 है जो क्या है? तो ये जल का रासायनिक सूत्र है। लगता है बारिश भी कस के आ गई। बहुत तेज में, हवा भी तेज में है। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइएगा। इसके पहले वाला सेट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा-सा हम एक्सप्लेन किए थे, तो आप लोग को याद होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइएगा। फोटोसिंथेसिस के जो क्रिया जो होती है, उसमें किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका कौन सा आंसर है जो सही होगा? कौन सा आंसर है जो सही होगा? बताइएगा, बताइएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम है शिवा, अभी कुछ प्रॉब्लम है, वो आ जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे साइंस। तो उसमें हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। अब पूछेंगे कि ऑक्सीजन, बताइएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर ऑक्सीजन तो ये मुक्त करता है। तो ग्रहण किसको करता है? तो CO2 का ग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है ना? तो जरूरत किसका पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा जो CO2 की जरूरत पड़ता है, CO2 के लेता है, ठीक है। अब बदले में क्या देता है? तो ऑक्सीजन है जो मुक्त करता है ना? ये क्या करता है? तो ये जो जल है, जल का जो अणु है यही टूट के क्या करता है? तो ऑक्सीजन क्या करता है? तो मुक्त करता है। यानी जो जरूरत जो पड़ता है वह किसका जरूरत पड़ेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस जो क्रिया जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और हम लोग को देता है क्या? तो बदले में ऑक्सीजन देता है ना? जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं और फिर से क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मुक्त करते हैं, जिसे पेड़ पौधा है जो ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा। बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में यह जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वह कौन सा होगा? बताइएगा। हृदय, यकृत या फिर वृक्क या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सा है? यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, जिसको कहते हैं लीवर, है ना? कौन सा है? तो यकृत है। और यकृत में ही क्या होता है? पित्त रस के स्राव, याद रखिएगा। यकृत में किस रस का स्राव होता है? बताइएगा। यकृत में कौन सा रस का स्राव होता है? बताइएगा। शिवा, माही, सुनील, अनु, बताइएगा। मौसम, कंचन, हाँ, पित्त रस के स्राव होता है। यकृत में कौन सा रस का? पित्त रस का स्राव होता है। याद रहेगा ना कौन सा रस का स्राव होता है? तो पित्त स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें याद रखिएगा कि किडनी का काम क्या है? वृक्क का काम क्या है? तो ये खून को क्या करता है? छानने का काम करता है। जैसे छानने से, जैसे चाय को छानते हैं ना, तो ये तो कृत्रिम हो गया। और ये है जो प्राकृतिक छन्नी है। ये क्या है? प्राकृतिक छन्नी है। हम लोग का शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है वह कौन करता है? तो किडनी करता है, वृक्क करता है। याद रखिएगा कौन करता है? तो किडनी करता है छानने का काम, है ना?
अपशिष्ट पदार्थों को फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। चलिए, अगला ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन फ़िल्टर के काम करता है या छन्ना का काम कौन करता है? तो किडनी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं बताइएगा। अब जल में घुलनशील कह रहा है, किसमें कह रहा है? जल में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन-कौन होगा बताइए? ए और डी या फिर बी और सी या फिर ई और के बताइएगा कि ये तीनों में से कौन है जो जल में घुलनशील विटामिन है बताइएगा। इसमें से कुछ वसा में भी घुलनशील हो सकते हैं, तो बताइएगा इसमें तो पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन-सा विटामिन है ना? बताइए कि जल में कौन-सा घुलनशील है? चलिए अच्छा बात है सुनील कुमार सुमन। हाँ, तो कौन-सा हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बी और जो सी है, वह जल में घुलनशील है। अब बाकी देखिएगा ए और डी, ए और डी और ई और के है, जो याद रखिएगा वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील। चलिए याद हो गया होगा ए और डी याद रखिएगा विटामिन ए और डी और ई और के है जो क्या है तो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बाकी बी और सी है विटामिन बी और सी है जो क्या चीज में है तो जल में घुलनशील विटामिन है। अगर हम पूछे कि बताइएगा विटामिन बी के कमी से तो बी से ब होता है ब के मतलब बेरी बेरी है ना विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी। सी से स होता है ना तो विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी हो जाएगा है ना विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आज लगता है कल क्लास नहीं चलने के कारण आज क्लास में बहुत कम लोग चला है जुड़े हुए हैं। मानव रक्त का पीएच मान समानतः कितना होता है बताइएगा। अब ह्यूमन जो ब्लड है उसका कह रहा है कि पीएच वैल्यू है वह कितना होता है 6.5 7.4 या फिर 8.0। अब पीएच जो वैल्यू है उससे भी कुछ क्वेश्चन है जो आपका रिलेटेड पूछ सकता है तो उसको भी आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आगे ये जान लीजिए कि मानव रक्त का जो समानता जो पीएच मान है वह कितना होता है। तो याद रखिएगा रक्त का जो पीएच जो रेंज होता है रक्त का जो पीएच जो रेंज होता है वह 7 याद रखिएगा कि वह होता है जो 7.35 से लेकर के 7 पॉइंट कितना होता है तो 45 तक। याद हो गया होगा कि मानव रक्त का जो समांतर जो पीएच जो वैल्यू होता है वह 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। तो इसके बीच वाला ही होगा समानतः ना कह रहा है तो समानतः देखिए 6.5 ये तो होगा नहीं है ना ये तो नहीं होगा 7.4 जो कि दोनों के बीच में है ना ये दोनों के बीच में कौन सा आएगा तो 7 पॉइंट है जो 40 आएगा। तो यही आपका है जो रक्त का पीएच वैल्यू हो जाएगा 7 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान है जो हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की है ना कॉपी आप लोग निकालते रहिएगा याद होगा तो अच्छी बात है रिवीजन होते चल जाएगा नहीं तो हम तो चाहेंगे यही कि साथ में आप लोग कॉपी भी ले करके बैठिएगा और जो मेन जो फैक्ट्स है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एक तरह से आपका नोट्स भी हो जाएगा यानी चंद सेकेंडों में आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग भूल रहे हैं तो आप लोग कॉपी देख करके जो मेन जो फैक्ट्स है उसको आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो है ना। तो याद रखिएगा अब पीएच मान पीएच जो वैल्यू पीएच जो स्केल है उसकी खोज किसने किए थे सोरेनसन है ना किसने किए थे बताइएगा सोरेनसन ने किए थे। पीएच स्केल की खोज किसने सोरेनसन ने याद हो गया होगा। पीएच पर कितने कहां इसका जो पीएच जो स्केल जो खोज किए थे उसका रेंज क्या था तो याद रखिएगा कि उस पर जो मान जो अंकित था वह 0 से 14 तक था। कहां तक तो 0 से 14 तक एक हम स्केल ही बना देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। एक स्केल हम बना दिए इसमें जो मान जो अंकित था वह 0 से 14 तक अंकित था। कहां तक तो 0 से 14 तक इसका जो मान है वह अंकित था। 0 से 14 तक। अब आप लोग ये बताइएगा कि जो 7 अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो बताइएगा वह अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। अगर किसी का
पीएच वैल्यू अगर जो 7 है, तो बताइए आप लोग कि वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा? बताइएगा, जाइए। बताइएगा जल्दी से, वह अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा? तो याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू अगर जो किसी का 7 है, तो वह उदासीन होता है। सुनील कुमार, क्या होता है? उदासीन। याद हो गया होगा? क्या होता है? उदासीन होता है। अम्लीय नहीं होगा। अगर जो 7 होगा ना, तो उसको उदासीन कहेंगे। 7 उदासीन, 7 वाला उदासीन, 7 वाला हो जाएगा उदासीन। चलिए, अब आप लोग की याद हो जाएगा। 7 से कम, अगर जो 7 से कम रहे, देखिए यहां पर लिख देते हैं, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक, 7 से अधिक रहेगा तब क्षारीय, और 7 रह गया तब उदासीन। याद हो गया होगा? 7 से कम, तो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय, अगर 7 रह गया तो उदासीन। पूछता है कि जल का पीएच वैल्यू होता है, बताइएगा। जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, बताइएगा। जल का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है? पांडे, नीतू, अनु बताइएगा, जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? हाँ, गिरजेश कुमार बिल्कुल, 7 जो होता है जिसका पीएच वैल्यू, उसको उदासीन कहते हैं, है ना, उसको उदासीन कहते हैं। नहीं, बंद नहीं हुआ है तेजस। असंभावना है कि आज क्लास चलेगा रजनीश सर का भी। अभी तो बारिश हो रहा है, अगर जो सर पहुंच जाते हैं तो आज क्लास आप लोग का चलेगा, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया है। गुड इवनिंग हर्षित। हाँ, तो जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? कुछ कुछ जो एमवीवीआई जो फैक्ट्स है, जो जो आप लोग का जो पूछता है वह लिख लीजिए। जल का पीएच मान, है ना, जल का पीएच मान पूछता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल के पीएच मान जो होता है वह 7 होता है ना, जिसको कहते हैं उदासीन। क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा वह उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो गया, है ना। जल का पीएच मान 7 हो गया। वहीं आप लोग के पूछा था किसका? तो मानव रक्त का। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.35 से 7.45 के बीच रहता है ना। 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। ये तो मानव रक्त का हो गया। नींबू सिरका के भी पूछता है, नींबू सिरका दूध का भी पूछता है, तो आइए दूध के भी याद रख लेते हैं। दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। वहीं पूछेगा कि नींबू रस, नींबू रस, नींबू रस का जो पीएच मान होता है वह हो जाएगा आपका 2.4 होता है, 2.4 होता है। ये नींबू रस का हो जाएगा। उसके बाद सिरका का पूछेगा, सिरका का पूछेगा तो इससे एक बढ़ा देना, 2.5 हो जाएगा। तो ये आपका एमवीवीआई है जो पूछा जा सकता है। ये आपका एमवीवीआई है जो एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे भी याद होगा कि जल का पीएच मान है जो 7 होता है, ठीक है, शुद्ध जल का। रक्त का पीएच मान होता है जो 7.35, मानव रक्त का 7.35 से 7.45। दूध का 0.4 हो जाएगा, नींबू रस का 2.4 हो जाएगा। वहीं सिरका का पूछेगा तो इससे 1 पॉइंट है जो ज्यादा होता है, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ये है जो सिरका का है, ठीक है। खोज किस, पीएच स्केल की खोज, ये भी पूछता है। पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज किसने किए थे? सोरेनसन, सोरेनसन, याद रहेगा ना, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे, है ना।
पीएच स्केल के खोज किसने किए थे? सोरेनसन में। कब पूछेगा तो ये भी लिख दीजिएगा, 1919 में। कब किए थे? 1909 में किए थे, 19 बोल रहे हैं, 1909 में किए थे। पीएच स्केल की खोज कब किए थे? 1909 में। पूछेगा पीएच स्केल का कार्य क्या है? तो अम्लीयता और क्षारीयता का पता करना, है ना। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में पीएच स्केल की जो कार्य है वह कार्य क्या है? तो अम्लीयता और क्षारीयता का पता करना। यानी जो पीएच स्केल है वह अम्लीयता और क्षारीयता का पता करता है, खोज करता। इसका खोज डिस्कवरी कौन किए थे? सोरेनसन ने किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में किए थे। पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल पर जो अंकित जो मान होता है वह 0 से लेकर के 14 तक, 14 तक क्या रहता है? तो अंकित रहता है। क्या रहता है? तो अंकित रहता है, याद रखिएगा। 0 से 14 तक मान है जो क्या रहता है? अंकित रहता है। जिसमें 7 वाला है जो उदासीन रहता है। बीच में अगर जो 7 है तो 7 वाला उदासीन, 7 से कम रहेगा अम्लीयता और 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीयता होगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया। पीएच स्केल से अगर जो क्वेश्चन अगर जो पूछ दे तो यहां से एक भी फाजिल आपका जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ही से पूछेगा। अगर पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछा तो आप लोग का पीएच स्केल का कंसेप्ट दैंड हो गया। बस इतना ही पूछेगा। चलिए, तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें पूछ रहा था मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये जो है जो 7.4 होता है, क्योंकि बीच में वही है ना, वही हो जाएगा। ठीक है। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार होगा। ठीक है, अगला 7 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है बताइएगा। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है उसमें 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 ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, या फिर क्लोरोफिल से, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मुक्त कहां से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसका जो सूत्र होता है वह CO2 होता है। जल का देखिएगा तो जल का भी होता है जो क्या होता है? तो जल का H2O होता है, H2O होता है। ये तो आपका क्लोरोफिल है जो एक क्या होता है? एक ग्रीन कलर का एक वर्णक होता है, यानी हरा कलर के क्या रहता है? वर्णक होता है। इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मुक्त किससे होगा बताइएगा। हाँ, कुछ-कुछ के आंसर आ रहा है CO2 जो कि नहीं होगा, शिवा CO2 नहीं होगा। याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन का जो मुक्त होता है, तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस के क्रिया में ये जो जल है, ये जल के जो अणु देख रहे हैं H2O है, यही क्या करता है? यही जो आपका है जो ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या करता है? तो इसका अणु टूट करके, याद रखिएगा कि जल का जो अणु है वह टूट करके क्या करता है? तो ऑक्सीजन मुक्त करता है ना। क्या करता है? तो ऑक्सीजन मुक्त करता है। हाँ, वाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला है जो सही हो जाएगा। पूछेगा क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल है जो एक हरा एक ग्रीन क्या है? तो एक वर्णक है ना। और ये जो क्लोरोफिल है जो कहाँ पाया जाती है? तो ये पत्तियों में पाई जाती है। और इसी के कारण है जो पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं क्लोरोफिल के कारण ही। यानी क्लोरोफिल के कारण ही है जो क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है बताइएगा। अब मस्तिष्क का कह रहा है कि कौन सा भाग है जो शरीर को संतुलन बनाने का कार्य करता है, निर्णय देता है ना, निर्णय देता है, समन्वय बनाने की जो क्षमता है वह देता है। बताइए कौन सा? सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिम, या फिर मिड ब्रेन, या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो इससे पहले भी लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें हम बताए थे कि सेरिबेलम है ना, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह है जो क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाने, निर्णय लेने, है ना, ये सब का है जो काम इस किसका है? तो सेरिब्रल। अगला, किस गैस की उपस्थिति में लौ हरी रंग की हो जाती है बताइएगा। किस गैस की उपस्थिति में जो लौ है वह हरी रंग की हो जाती है बताइएगा। लौ कह रहा है हरी रंग के हो जाएगी, बताइएगा आप लोग। चलेगा, दिनेश एकेडमी मैथ्स वाला क्लास चलेगा।
थोड़ा-सा सुबह में हमको भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैथ्स वाला क्लास चलेगा। क्लास तो डेली हो रहा है, एप्लीकेशन पर जो क्लासेस है, वह डेली हो रहा है। हाँ, तो किस गैस की उपस्थिति में लौ का रंग है जो हरी हो जाती है? तो याद रखिएगा कि लौ के हरी की बात करें तो बोरॉन। लौ हरी की बात करें तो याद रखिएगा बोरॉन। यहाँ पर सोडियम की बात किया गया है तो याद रखिएगा कि सोडियम मात्र एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है, आप लोग का 10th का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, काट सकते हैं। याद रखिएगा कि सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ये जैसे ही हवा से संपर्क करता है वैसे ही ये विस्फोट होता है, इसमें एक आग लग जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आया कि इसमें क्या होगा, एक विस्फोट होगा। और वही बात करें किरोसिन के तो किरोसिन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको सोडियम को किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। एकमात्र ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम को। चलिए 10th वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की थी? बताइएगा, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की थी? ये डार्विन और लैमार्क, या फिर वाटसन और क्रिक, या फिर न्यूटन और फास्टर? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि डीएनए का जो द्विहेलिक्स जो संरचना है वह जेम्स वाटसन और किसने, तो क्रिक ने, है ना। जेम्स वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और क्रिक, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सबका सही आ रहा है। 11 नंबर, अब 11 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत धारा की मात्रक क्या है? बताइएगा। अब यहाँ से दो तरह से आप लोग का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो पूछ सकता है बीपीएससी में। एक तो ये पूछ दिया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। और ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो एम्पियर हो गया, ये हो गया एम्पियर। और इसके जो मापता है उसको कहते हैं एमीटर, है ना। सभी के घरों में रहता है मीटर लगा हुआ, हम लोग उस मीटर ही कहते हैं, है ना, मीटर ही कहते हैं। लेकिन उसका जो पूरा नाम है जो एमीटर है, एमीटर। एमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा को मापने का काम करता है ना। विद्युत धारा के मापने का काम कौन करता है? एमीटर। लेकिन यह मापता है क्या चीज में? तो एम्पियर में मापता है ना। छोटा यूनिट में मापता है, कितना यूनिट खत्म हुआ है, लेकिन उसमें बताता है एम्पियर। तो एसआई इसका जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है। अब बात आया ओम का, कि ओम किसका मात्रक है भाई? तो ओम आप लोग सभी जानते होंगे कि ओम किसका मात्रक है। तो यह है जो प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोधकता की मात्रक पूछ दे, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की अगर जो मात्रक पूछ दे, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा, ओम हो जाएगा। अब पूछेगा बोल्ट, बोल्ट किसका मात्रक है? बताइएगा। बोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। विभव की मात्रक कौन होता है? तो विभव का जो मात्रक है वह बोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा विभव, विभव विभवांतर के जो मात्रक है वह बोल्ट। एक और आता है आप लोग के, ये तो एमीटर हो गया। एमीटर भी है जो विद्युत धारा मापने का काम करता है। विद्युत धारा मापने का जो काम करता है वह एमीटर करता है। विद्युत धारा किससे मापी जा सकती है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत धारा किससे मापी जा सकती है? तो विद्युत धारा है जो किससे मापी जाती है, जा सकते हैं, या फिर पूछ सकता है कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है तो मापी जाती है किससे? एमीटर से मापी जाती है। किस में मापी जाती है? एम्पियर में मापी जाती है। एक और बात आता है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर का पूछता है, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा का ही माप करता है, लेकिन ये आंशिक आंशिक धारा का माप करता है, ठीक ना।
ये है जो क्या करता है, तो आंशिक धारा का माप करता है। अब आप पूछिएगा कि ये मीटर तो लगा हुआ रहबे करता है, तो इसको गैल्वेनोमीटर के क्या ज़रूरी है भाई लगाना? ये ज़रूरी है। तो याद रखिएगा ये है जो धारा के आंशिक माप मतलब आंशिक मान का माप करता है, मतलब ये है जो धारा की उपस्थिति को पता कर देता है कि सर्किट में धारा है या फिर नहीं है, करंट है या फिर नहीं है, इसको उपस्थिति का पता कौन करता है? तो ये करता है गैल्वेनोमीटर। और साथ-साथ में विद्युत धारा की दिशा भी बताता है। साथ-साथ में याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वह भी बताने का कौन काम करता है? तो गैल्वेनोमीटर। तो याद रखिएगा धारा के आंशिक मान या फिर धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा के उपस्थिति के पता लगाने का काम कौन करता है? तो गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब विद्युत धारा का माप किससे होता है? तो मीटर से होता है। किसमें होता है? एम्पियर में होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभव का मात्रक हो जाएगा जो वोल्ट हो जाएगा, है ना? विभवांतर का वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। इतना आ गया होगा समझ में। क्या आ रहा है आप लोग के कमेंट? हाँ, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और याद रखिएगा जब आ गया बात आप लोग के, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर समानांतर क्रम, समांतर क्रम, गैल्वेनोमीटर समानांतर क्रम, एमीटर हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम ये जिसका फिजिक्स से जिसका सॉरी जिसका साइंस से पेपर होगा टीजीटी 9th और 10th उसके लिए एमवीवीआई है। चलिए तो इतना क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी एमवीवीआई है। ये 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है और 9 10th के लिए भी। अब बाकी 11 12 में जीएस पेपर के लिए भी। मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है बताइएगा। अब मनुष्य के सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वह कितना होता है बताइएगा। सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वह कितना होता है? सुनील, सुमन, गिरजेश, रीत राजपूत, सिंपल स्टडी, राजीव रंजन, राजीव रमन, चंद्रवंशी, हर्षित राज और कौन कौन है? उदय सिंह, कंचन। चलिए अच्छी बात है। माही, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, मजा नहीं आ रहा है। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कह रहा है कि कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि सामान्य शरीर का जो तापमान होता है, सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वह 98 पॉइंट कितना होता है? तो 98 पॉइंट है वह 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि यह किसके बराबर है? तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो देखिए कभी कभी हो सकता है कि फंसा सकता है, कोई ऑप्शन में इस तरह से दे दे 37 डिग्री सेल्सियस भी, तब तो आपका ऑप्शन बी वाला भी सही हो जाएगा। और एक और कहीं दिया हो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो भी सही हो जाएगा। इसलिए एक को नहीं याद करना है, दोनों को याद रखना है कि सामान्य जो तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ना? जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन है जो बी वाला ही सही होगा, है ना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसी में है ना? चलिए याद हो गया होगा। सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए, और वही 0 डिग्री सेल्सियस है जो कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 273 याद रखिएगा केल्विन के बराबर होता है। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी लिखा हुआ रहेगा 0.15 भी। तो मेन जो होता है जो यही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन है जो क्या है? तो ताप का इकाई है जो क्या है? केल्विन है। और साथ में याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर जो मापा जाता है, मनुष्य का जो टेम्परेचर है या फिर तापमान मापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर याद रखिएगा, ऐसे सबके याद होगा थर्मामीटर, है ना? टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मापते हैं। लेकिन ताप का जो एसआई जो यूनिट होता है वह केल्विन होता है। ताप का पूछेगा कि एसआई यूनिट होता है वह केल्विन होता है। यह मूल मात्रक है। 7 मूल मात्रक में से एक आपका है जो क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। याद हो गया होगा कि 7 मूल मात्रक में से एक आपका है जो केल्विन भी है। हाँ, गुड इवनिंग प्रिया शर्मा।
है ना? केल्विन है जो क्या है 7 मूल मात्रक में से आपका एक है। तो ये भी याद हो गया होगा। थर्मामीटर टेम्परेचर ये तापमान मापने में यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चला जाए। पौधों में जल के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बहुत सारे एग्जाम में है जो क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा कि पौधों में जल का परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, या फिर अपवाही परिवहन कहते हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा पौधों में जल के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में जल की परिवहन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि पौधा जो फर्स्ट बार जड़ से जो अवशोषित करता है जल को, उसको कहते हैं प्रासरण। किस प्रक्रिया द्वारा पौधा जड़ से जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो प्रसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? तो बोलिएगा प्रसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। लेकिन यह पत्तियों तक, याद रखिएगा, पूरा शाखाओं से होते हुए जड़ से लेकर के जड़ में प्रवेश करेगा प्रसरण प्रक्रिया से, ठीक है। और ये प्रसरण प्रक्रिया से जब प्रवेश किया तो ये जड़ से लेकर के पत्तियों तक, यानी तना से शाखा से होते हुए पत्तियों तक जो भेजने का जो काम करता है, वह कौन करता है? बताइए तो। बताइए थे ना, ज से जल, है ना? तो जल के भेजने का जो काम करता है वह जाइलम कोशिका करता है। जाइलम कोशिका, जाइलम कौन करता है? जाइलम, है ना? यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है, पूछ सकता है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, किस उत्तक के द्वारा होता है? तो जाइलम, है ना? जाइलम। और उसके बाद खाना का कहेगा, खाद्य पदार्थों का। तो खाद्य पदार्थों का जब कहेगा तो याद रखिएगा फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का कौन करता है परिवहन? खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है ना? खाद्य पदार्थों का फ्लोएम करता है। होगा, एग्जाम होगा। जुलाई में संभव है कि डीएलएड का भी एग्जाम होगा। चलिए 14 नंबर। अब 14 नंबर क्या कहता है? देखिए, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने की इकाई क्या होती है? बताइएगा। अब किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास है जो नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा। मास है जो नो चेंज, याद रखिएगा। मास है जो चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका ये जो वेट है वह चेंज हो सकता है। पूछिएगा ये कैसे है? तो ये ग्रेविटेशन पर निर्भर करता है। ये है जो वेट है, जो यानी जहां पर ग्रेविटेशन कम होगा वहां पर किसी वस्तु का भार कम होगा, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां पर वस्तु का भार ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जमीन पर कोई वस्तु का जो भार है वो वह 36 केजी है, तो चंद्रमा पर जब उसको जब ले जाइएगा तो 6 केजी के हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ से 36 केजी अगर जो पानी लेके जाइएगा तो वहां पर ऐसा तो ना है कि 36 लीटर जो पानी है, 36 लीटर जो पानी है वह 6 लीटर में चेंज हो जाएगा। नहीं ना, वो 36 लीटर है जो 36 लीटर ही रहेगा। लेकिन 36 केजी का जो भार उसका है जो 6 केजी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि मास है जो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट है जो चेंज होता है। ये है जो ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ये है जो ग्रेविटी पर निर्भर करता है। लेकिन मास का आप लोग पढ़े होंगे, मास वाला याद कीजिएगा कि 7 गो होता है जो मूल मात्रक होता है ना? 7 मूल मात्रक होता है, जिसमें से एक आपका है जो मास भी है। तो मास का जो एसआई यूनिट जो होता है वह किलोग्राम होता है ना? तो एक मूल मात्रक आपका केजी भी है, यानी किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है, फोर्स का है ना? फोर्स का। समय का सेकंड, है ना? समय का सेकंड ये भी मूल मात्रक है। केल्विन ताप का होता है जो केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का होता है जो मोल होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है ना? तो ये सब मूल मात्रक में आता है। 7 गो मूल मात्रक होता है, और 7 गो मूल मात्रक के अलावा 2 गो और होता है। इसका संपूरक बोलते हैं, संपूरक मात्रक, जिसको कहते हैं रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन अस्टेरेडियन जो कि एक समतल कोण और एक घन कोण का है जो मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
15 नंबर। अब 15 नंबर क्या कहता है कि बैटरी में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है बताइएगा? बैटरी में जो संग्रहित जो ऊर्जा होती है, वह किस रूप में होती है बताइएगा? बैटरी में संग्रहित ऊर्जा होती है, वह किस रूप में होती है बताइएगा जल्दी से? हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के शॉर्ट वीडियो में समझाने का कुछ-कुछ शॉर्ट्स है जो अपलोड करा देंगे। कुछ-कुछ जो आपका जो शॉर्ट्स है, वो हम अपलोड कराने का काम कर देंगे। जो शॉर्ट्स है आपका जो शॉर्ट्स को अपलोड कराने का काम कर देंगे, जिसमें आप लोग का बहुत सारा जो फैक्ट्स है जो याद हो जाएगा, जिससे आपका बहुत सारा नंबर है जो वहाँ से आ सकता है ना, रिवीजन में आप लोग स्वाइप करके जब मन न लगे तो ऊपर-नीचे करके आप लोग देख भी सकते हो। तो बैटरी में संग्रहित जो ऊर्जा होती है, वह किस रूप में होती है याद रखिएगा। ये तो चार्ज तो होगा जो विद्युत ऊर्जा से होगा, लेकिन जैसे ही बैटरी में आकर के ये संचित हो जाएगा, तो यह रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्या चीज़ में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन जैसे ही बैटरिया से बाहर निकलता है, तो बाहर जब बाहर निकलेगा तो ये विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, बाहर निकलेगा तब असंचित रहेगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में रहेगा। आगे परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है बताइएगा? परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? आप लोग सभी जानते होंगे। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? नाभिक, सेंटर, है ना? नाभिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है जो कक्ष के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाने का काम करता है ना? चक्कर लगाने का काम है जो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन है जो क्या है? ऋण आवेशित कण है ना? इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेशित कण है। तंत्रिका संदेश का वहन कौन करता है बताइएगा? तंत्रिका संदेश का जो वहन है वह कौन करता है? रक्त करता है, तंत्रिका कोशिका करता है या फिर हार्मोन करता है बताइएगा? कौन करता है? ये तीनों में से कौन करेगा? नहीं करेगा तो कौन-सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर जब ज़्यादा करेगा तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। तंत्रिका संदेश का जो वहन करता है, वह कौन करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में करता है कौन? तो ये तंत्रिका कोशिका करता है। कौन करता है? न्यूरॉन करता है ना? इंग्लिश में न्यूरॉन जिसको कहते हैं। अगला देखिएगा कि बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बताइएगा? एमवीवीआई है। ये भी क्वेश्चन एमवीवीआई है बैरोमीटर वाला। तो बताइएगा कि बैरोमीटर किसे मापने के लिए यूज किया जाता है? तापमान, वायु दाब, ऊंचाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं बताइएगा। बैरोमीटर का जो यूज है वह किसे मापने के लिए यूज करते हैं? अभी तक लगता है बारिश छुटी नहीं है। हाँ, वायु दाब, वायु दाब। याद रखिएगा कि दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। दाब मापने के लिए किसको यूज़ करते हैं? तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना? वही पूछेगा तापमान मापने के लिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर। तापमान मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो ये थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, वहीं ऊँचाई मापना है तो लंबाई का मात्रक होता है क्या चीज़? मीटर ना? तो यही इसका हो जाएगा मीटर। ए सही यूनिट इसका हो जाएगा मीटर लंबाई का, ठीक ना? तो बैरोमीटर, वायु दाब, तापमान, थर्मामीटर हो जाएगा, है ना? लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता, ये भी पूछ सकता है लैक्टोमीटर वाला भी। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है साइंस से कि गाड़ी द्वारा जो चला गया जो दूरी है ना? गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। याद हो गया होगा ओडोमीटर। गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी ओडोमीटर। चलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है बताइएगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना होगा बताइएगा? 0, 1 या फिर 2। तो बताइए सबसे पहले ये कि 0 किसी का परमाणु क्रमांक है? नहीं है ना? परमाणु क्रमांक 1 किसका है? तो ये हाइड्रोजन का है ना? परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, परमाणु क्रमांक 2 किसका है? तो ये हीलियम का हो जाता है। परमाणु क्रमांक 2 किसका है? तो हीलियम का हो जाता है ना? परमाणु क्रमांक 2 किसका है? हीलियम के, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। एक बार जल्दी-जल्दी से आप लोग थंब इम्प्रेस भी कर दीजिएगा। आप लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा कम है। 20 नंबर देखिएगा कि प्रक्रिया जिसमें जिसमें जल वाष्प बनता है क्या कहलाती है बताइएगा?
वह प्रक्रिया, ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जो जल है वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि जल जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जल को वाष्प में बनने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा होता है क्या? संघनन होता है। इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है? याद रखिएगा, ये एक दूसरे को क्या है? तो ये एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है। जल से जल वाष्प, याद रखिएगा, जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखिएगा कि वाष्प से पूछ दे ये कि वाष्प से, वाष्प अगर जो ठंडा होकर के अगर जो जल बने तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। याद हो गया होगा, दोनों एमवीवीआई है, दोनों है जो क्या है? एमवीवीआई है। याद हो गया ना? जल से अगर जो वाष्प बनेगा, जल से वाष्प बनेगा वाष्पीकरण, ये तो नहीं भूलिएगा। तो इसी का अपोजिट में याद रख लीजिएगा, जल से वाष्प बनेगा वाष्पीकरण, और वाष्प से अगर जो जल बनेगा तब हो जाएगा संघनन, है ना? तब क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, तब हो जाएगा जो संघनन हो जाएगा। हाँ, हाइग्रोमीटर से बिल्कुल प्रिया शर्मा वायु की आर्द्रता को माप करते हैं, ये भी एमवीवीआई है। हाइग्रोमीटर वाला वायु की आर्द्रता या फिर नमी के माप किया जाता है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन, जल में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाले अम्ल कौन सा है? बताइएगा, जल में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाले अम्ल है वह कौन सा है? जल में जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है किसके कारण होता है? बताइएगा, अम्लीय अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, तो ये भी करता है, ये भी करता है। ये जो करता है वह कम मात्रा में, याद रखिएगा, ये करता है लेकिन कम मात्रा में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये करता है, ज्यादा मात्रा में करता है ना, ये करता है अधिक मात्रा में करता है। ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी अधिक मात्रा में करता है। तो ऐसे भी कम करे चाहे ज्यादा, इसमें ये थोड़े कर है कि ज्यादा करेगा कम करेगा। जल में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाले अम्ल कौन सा है? तीनों के तीनों है। तो आइए ना ऑप्शन नंबर डी लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना? यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अच्छा, क्लास चलेगा सुनील कुमार सुमन, ऐसा बात नहीं है, जब जब हमको टाइम मिलेगा कोशिश करते हैं कि हम भी एगो टाइम फिक्स कर दें। 7:30 से रजनीश सर का होता है, वही 6:30 या फिर 6:15 से हम अपना क्लास फिक्स कर देते हैं। मैथ्स और साइंस का बीच बीच में हम मैथ्स का भी क्लास ले लेंगे, आप लोग के एप्लीकेशन पर तो चलबे करता है। चलिए ये हो गया ना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिएगा कि उष्मा के संचरण की वह विधि, उष्मा के संचरण की कह रहा है वह विधि जिसमें कण स्थान नहीं बदलते हैं, क्या कहलाती है? बताइएगा। डायरेक्ट डिफिनेशन ही मान कर चलिएगा कि डिफिनेशन ही है, यहां से भी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि उष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें कण स्थान नहीं बदलते हैं क्या कहलाता है? चालन, संवहन, या फिर विकिरण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया शर्मा चालन, गिरिजेश का चालन आ रहा है, चलिए सबका चालन आ रहा है, अनु कुमारी, हाँ कंडक्शन, कंडक्शन चालन, चलिए हर्षित राज, थोड़ा सा हर्षित अपने लाइव को थोड़ा सा आगे कर लो। चलिए ए आ रहा है, प्रभु का भी ए आ रहा है, चलन, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण स्थान नहीं बदलते हैं क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं चालन। अब हम एक एग्जाम्पल से आप लोग के समझा देते हैं कि हाथ में लीजिए रड और कहीं आग जो जल रहा है उसमें अगर जो डालिएगा तो आप लोग ये महसूस किए होंगे कि धीमे धीमे रड रड के अगर जो आधा भाग आग में डालते हैं तो इसका पूरा भाग है जो रड का धीमे धीमे क्या हो जाता है? तो गर्म हो जाता है ना, बिना कण बदले हुए क्या हो रहा है? तो गर्म हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए
कि एक ये बर्तन है, इसमें क्या है तो गर्म पानी है, इसी में सटा करके एक बर्तन और अगर जो हम रख देते हैं, इसी में सटा करके एक बर्तन और जिसमें ठंडा पानी रख देते हैं, तो यहाँ पर होता है क्या कि ये जो अपने गर्माहट है, जो इसमें डाल देगा और ये जो ठंडाहट है, जो इसमें डाल देगा, यानी पानी है जो थोड़ा ये गर्म हो जाएगा, ये वाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो ये हो गया क्या चीज़? तो इसको कहेंगे चालन, है ना? इसको क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। वहीं बात करें विकिरण के, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा के रूप है ना? तो प्रकाश या फिर जो आग लहराते हैं तो यहाँ खड़ा भी रहते हैं, उसके बाद भी हम लोग को गर्माहट महसूस होती है, तो इसको कहेंगे विकिरण, है ना? सूर्य के प्रकाश किस विधि से? तो विकिरण विधि से हम लोग को क्या करता है, तो यह जो गर्माहट महसूस देती है। उसके बाद संवहन में याद रखिएगा कि संवहन में क्या होता है, तो एक गैस स्टोव पर अगर जो ठंडा पानी को जब गर्म करते हैं, मान लीजिए ये गैस स्टोव है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो एक पॉट लेकर के इसमें क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है? नीचे से क्या करते हैं, तो नीचे फ्लेम में है जो आग लगाने का काम करते हैं, ठीक है? आग लगाने का जब काम कीजिएगा, तो जैसे ही ऐसे-ऐसे ये होगा ना, ये गरम, जैसे ही यहाँ पर आग लगेगा, तो या तो जो ठंडा पानी है, जो नीचे आने लगेंगे और गर्म पानी है, जो ऊपर जाने लगेगा। इस प्रकार से जो क्या होता है, तो पूरा का पूरा जो पानी है, जो गर्म हो जाता है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ठंडा पानी है जो गर्म हो रहा है, यानी ऊपर वाला पानी नीचे आ रहा है, नीचे वाला पानी ऊपर जा रहा है, यानी कणों की जो स्थिति है वह बदल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण स्थान बदलते हैं तब संवहन, कण जब स्थान बदल ले तब संवहन, और कण जब स्थान न बदले तब कहेंगे चालन, है ना? तब क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताइएगा? कौन सा अंग है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? प्रभु, राहुल, सलोनी, गुप्ता, अनु, सुनील। अच्छा ठीक है, राजीव कुमार, रंजन। चलिए आरबीसी आ रहा है, गिरजेश का फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी। चलिए अच्छी बात है। कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये जो ऑक्सीजन का परिवहन करने का जो काम करता है आरबीसी, जिसको कहते हैं क्या चीज? लाल रक्त कणिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कणिका। लाल रक्त कणिका है जो क्या करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन किसके मदद से? ये लाल रक्त कणिका में मौजूद क्या चीज रहता है? हीमोग्लोबिन, है ना? हीमोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन रहता है। इसमें जो रहता है वह हीमोग्लोबिन रहता है, और यही हीमोग्लोबिन के मदद से क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को फेफड़े से क्या करता है, तो फेफड़े से ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक, सॉरी, ये हीमोग्लोबिन है, जो रक्त है, जो हीमोग्लोबिन के मदद से क्या करता है, ऑक्सीजन को तो विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है, यानी प्रवाह करता है ना? विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ये जो करता है, जो आरबीसी करता है। आरबीसी में मौजूद रहता है क्या चीज? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो रहता है वह क्या रहता है? लोहा रहता है। याद रखिएगा, आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, खून में, यानी हीमोग्लोबिन में, है ना? हीमोग्लोबिन। वही कहेगा कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, कोई बता सकते हैं? डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिका का जो कार्य है वह क्या है? शरीर में बहुत सारे हैं, किसी न किसी का कार्य है ना, कोई ना कोई कार्य का तो भूमिका अदा करबे करता है। तो बताइएगा डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, बताइएगा? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, राकेश कुमार। हाँ बिल्कुल, बीमारियों को रोकथाम, हाँ। ये क्या करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों को रोकने का काम कौन करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा, बीमारियों पर नियंत्रण, रोकथाम, है ना? बीमारी को क्या करता है? रोकथाम करता है ना? बीमारी को क्या करता है? तो रोकथाम करता है। याद हो गया होगा। यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये है जो क्या है, तो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं। रोग प्रतिरोधक यानी रोग को क्या करता है, तो रोग को रोकथाम करता है। रोग से लड़ने में ये क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है।
है ना? साथ में प्लेटलेट्स का काम क्या है बताइएगा? प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो यह है जो रक्त को थक्का करने में मदद करता है ना? प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त को थक्का करना। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल गिरिजेश। चलिए, हाँ, तो ये रक्त को थक्का करता है, साथ में कैल्शियम वगैरह भी है, वो भी रक्त को थक्का करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बताइएगा? मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, वह कौन सा होगा बताइएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो सबसे अधिक मात्रा में कह रहा है, यानी ये कार्बन भी है जो कुछ मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है ना? कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि हड्डी और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। साथ में रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा है जो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये अन्य पदार्थों से भी है जो ऑक्सीजन शरीर में मौजूद रहता है, जैसे हवा है ना, हवा से भी हवा है ना पूरे शरीर में, ब्लड में है ना? तो ये ऑक्सीजन है जो सबसे अधिक मात्रा में रहता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में? ऑक्सीजन। अगला देखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन का नियम किस पर आधारित है बताइएगा? प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है वह किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, वेग परिवर्तन पर, या फिर तरंग सिद्धांत पर, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइएगा किस पर आधारित है? तो यहां पर देखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं, वेग परिवर्तन पर। तो याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग या फिर चाल में परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब, यानी प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में, या फिर सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से अगर जो रेयर मीडियम में अगर जो प्रवेश करती है, तब प्रकाश के वेग है जो परिवर्तन होता है। तो ये जो प्रकाश का वेग परिवर्तन का जो घटना है वह कहलाता है अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन। तो परावर्तन तो होगा नहीं, परिवर्तन कर रहा है। तरंग सिद्धांत पर, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही हो जाएगा, तरंग सिद्धांत। याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन का नियम किस पर आधारित है? तो तरंग सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है बताइएगा? पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? हाँ, क्लास होगी, संभावना है मनोज कुमार भारती, क्लास होगी, जल्दी से बताइएगा आप लोग। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, या फिर क्यूटलिक, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम बताए थे कि फ्लोएम से क्या होता है? तो फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है ना। फ्लोएम से क्या होता है? भोजन का परिवहन। ये न भी याद रखिएगा तो बोले थे कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम ऊतक का, तो जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम हो जाएगा। भोजन का है जो फ्लोएम हो जाएगा, है ना। भोजन का कौन करता है? फ्लोएम करता है ना। अगर ये पूछिएगा कि क्यूटली का काम क्या है, तो याद रखिएगा जो पत्तियों से अत्यधिक जो पानी जो निकलता है ना, निष्कासित होता है, इसी को काम करता है। ये पत्तियां का क्या, ये पाया जाता है जो पत्ती का यानी जो लीफ होता है उसके बाहरी भाग में पाया जाता है, और ये जो अधिक जो पानी जो निकलता है उसको रोकने का काम करता है। चलिए, अगला हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है बताइएगा? इंसुलिन का जो स्राव है वह किस अंग के द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। इंसुलिन का स्राव, क्वेश्चन ये पहले भी आया था कि इंसुलिन का जो स्राव है, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है उसका जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है ना। किससे होता है? अग्नाशय से होता है ना। जो रक्त में क्या करता है? तो रक्त में या फिर याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो शर्करा पाया जाता है, जो ग्लूकोज पाया जाता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। कौन करता है? तो रक्त में जो शर्करा जो पाया जाता है, शर्करा की अगर जो मात्रा अधिक हो जाए, या फिर याद रखिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये इंसुलिन करता है। किस अंग से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है ना। किससे स्रावित होता है इंसुलिन नामक हार्मोन? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है। किडनी का काम क्या है? तो ये
फ़िल्टर का काम करता है किडनी है जो, रक्त को छानने का काम करता है, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम कौन करता है? तो यह है जो वृक्क करता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है ना? तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 21% है ना? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 21%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 78%। बाकी ये जो 1% देख रहे हैं जो अन्य इसमें पाया जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया है ना? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04% है जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है पृथ्वी पर, है ना? सबसे अधिक की अगर जो बात करें तो सबसे अधिक कौन-सा गैस? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? 21% है ना? 21% ऑक्सीजन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन-सा है बताइएगा? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो ऊतक है, वह कौन-सा है बताइएगा? हृदय को धड़कन को क्या कह रहा है? तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने वाले ऊतक कौन-सा है बताइएगा जल्दी से? ऑप्शन बी सुनील, कंचन, सिक्के शॉट्स, माही, मनीष यादव, राहुल, राजीव रंजन। चलिए राकेश कुमार सबका ऑप्शन आ रहा है, किसी का ए किसी का बी भी आ रहा है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है बताइएगा? हृदय के धड़कन के नियंत्रण कौन सा करता है? मनोज कुमार भारती, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि हृदय के अगर जो धड़कन की बात करें कि इसके गति को नियंत्रित कौन सा ऊतक करता है, तो याद रखिएगा कि पेशीय ऊतक भी करता है, साथ साथ में है जो तंत्रिका ऊतक भी करता है ना? तो दोनों के दोनों हो गया ना। और जब दोनों के दोनों हो जाएगा तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मिस्टेक मार खा गए हो आप लोग। किसी का आंसर ए आ रहा था, बी भी आ रहा था, इतना से भी समझना चाहिए कि ए भी होगा, बी भी होगा, और जब ए बी होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना माही? चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर देखिएगा कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है बताइएगा? ओजोन गैस है वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, साम ताप मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं बताइएगा? ओजोन गैस, ओजोन जो गैस है वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कहने का मतलब कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है ना? इसका कार्य क्या है? तो सूर्य से जो प्रवैग्नि जो प्रकाश किरण आता है उसको रोकने का काम करता है ना? यह क्षय किसके द्वारा हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसका है, ओजोन परत का है जो क्षय हो रहा है। और जब क्षय हो जाएगा तो सूर्य से जो प्रवैग्नि जो प्रकाश किरण है जो सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है जिससे अनेक रोग हो सकता है। विवेक कुमार का भी बी ऑप्शन आ रहा है, तो बताइए क्षोभ मंडल होगा या फिर समताप मंडल होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, समताप मंडल, है ना? कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल होगा। मौसम संबंधित जो घटनाएं घटती है वह किस मंडल में घटती है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित, हाँ, मौसम संबंधित जो घटनाएं जो घटती है वह क्षोभ मंडल में घटती है ना? ओजोन परत समताप मंडल में। और जितने भी मौसम संबंधित जो घटनाएं घटेगी वह क्षोभ मंडल, यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला जो परत है वह क्षोभ मंडल ही है। दूसरा नंबर पर आता है समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है बताइएगा? विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का जो कार्य है वह कार्य क्या होता है बताइएगा? करंट को बढ़ाना, या फिर करंट को कम करना, या फिर अधिक करंट से सुरक्षा देता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं बताइएगा? विद्युत परिपथ में फ्यूज की भूमिका क्या है, इसका कार्य क्या है, वह कार्य आपको बताना है कि इसका कार्य क्या है बताइएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल से, करंट को बढ़ाना इसका काम नहीं है, करंट बढ़ाना वो स्टेबलाइजर करता है, करंट बढ़ाने या फिर कम करने का जो काम है। अधिक करंट से सुरक्षा बिल्कुल सही है। तो फ्यूज क्या करता है? तो अधिक करंट से सुरक्षा क्या करता है? तो अधिक करंट सुरक्षा। अगर जो एक बैग एक अगर जो परिपथ में धारा का मान अगर जो बढ़ जाए तो फ्यूज क्या होता है? गल जाता है ना?
फ्यूज गल जाता है। क्यों गलता है बताओ तो? फ्यूज क्यों गलता है? क्योंकि इसका गलनांक याद रखिएगा, इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक है वह कम होता है, गलनांक कम, और जो प्रतिरोध जो होता है याद रखिएगा, इसका जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। याद हो गया? फ्यूज का गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूज के तार किन दो पदार्थों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा, सीसा और टीन। सीसा और टीन का मिश्रण है, याद रखिएगा। फ्यूज का जो तार है वह सीसा और टीन का मिश्रण है, यानी सीसा और टीन से बनाया जाता है। लगभग 75% इसमें, 70 से 75% है जो सीसा रहता है, 20 से 25% है वह टीन का मिश्रण रहता है। किसमें? तो फ्यूज के तार में रहता है। फ्यूज के तार का जो गलनांक है वह कम होता है, और प्रतिरोध होता है जो हाई होता है, यानी उच्च होता है। समझ में आ गया होगा? चलिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूज के तार का गलनांक होता है, तो गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन से, है ना? सीसा और टीन, लेड और टीन हो जाएगा, लेड और टीन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, कि कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है बताइएगा। इसका संकेत क्या है? कॉपर का सीयू से कॉपर होता है ना, सीयू कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। सीओ से कोबाल्ट, सीओ से क्या होता है? कोबाल्ट होता है। सी से क्या होता है? कार्बन होता है। सी से क्या होता है? कार्बन होता है। तो सीओ से कोबाल्ट, सीयू से क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर का यूज होता है क्या चीज में? तो अरे लाइन में यूज करते हैं, लाइन वाला तार में यूज करते हैं, बर्तन में यूज होता है। कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है बताइएगा। अब कह रहा है कोशिका के भीतर जो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह किसके द्वारा होता है बताइएगा, किसके द्वारा होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी निकाय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। और निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो यहाँ पर देखिएगा कि कोशिका के भीतर जो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है ना? पावर हाउस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला लाइसोसोम, इसको बोलते हैं क्या चीज? तो आत्महत्या के थैली बोलते हैं। आत्महत्या का क्या रहता है? तो थैली इसको बोलते हैं, बैग, सुसाइड बैग। आत्महत्या के थैली बोलते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कचरा का साफ करना। अगर जो कहीं कोशिका गल जाए, सड़ जाए, तो उसको साफ करने का काम कौन करता है? यही है जो लाइसोसोम करता है ना? कौन करता है? लाइसोसोम करता है। मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ आरंभ होती है बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार अदर अदर एग्जाम में है जो पूछे गए हैं कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ आरंभ होती है? आमाशय, छोटी आंत, या फिर मुख गुहा, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग सही सभी जानते होंगे कि पाचन की क्रिया है जो प्रारंभ मुख से ही हो जाती है ना। जैसे ही खाना मुख में डालें, मुख में चबाएंगे, यहाँ से है जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। अब पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वह छोटी आंत में होती है। स्टार्ट कहाँ से? स्टार्ट यहाँ से। अब पूर्ण कहाँ पर हो जाती है? पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। याद हो गया होगा। मनुष्य के शरीर में पाचन का क्रिया सबसे पहले कहाँ से आरंभ होती है? तो मुख गुहा से आरंभ होकर के छोटी आंत में जाते जाते, छोटी आंत में जाकर क्या होती है? पूर्ण हो जाती है ना? छोटी आंत में पूर्ण, है ना? छोटी आंत में क्या होती है? पूर्ण। वही पूछेगा अमाशय का कार्य क्या है? इसका कार्य की बात करें तो ये क्या करता है? तो प्रोटीन के पाचन करता है। प्रोटीन के क्या करता है? तो यह है जो पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन। अमाशय, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कहां से आरंभ होती है? मुख गुहा से आरंभ होती है। तो ये पूछ रहा था कि पहले कहां से आरंभ होती है? मुख गुहा से। तब तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही। बाकी सब का ऑप्शन है जो सही आ रहा है, सी है ना? बिल्कुल। कोमल यादव, ये नहीं होगा कोमल, राहुल कुमार, बिट्टू बाबू, मनीष यादव, माही, राकेश, सिंपल स्टडी, गिरजेश, मनोज कुमार। चलिए, सिक्के शॉर्ट्स है। हाँ, सबका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन पर चला जाए ना।
चलिए 35 नंबर देखिएगा कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है बताइएगा। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, है ना? बताइएगा कि तीसरा गति नियम है जो क्या कहता है? तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि तीसरा गति नियम है जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया है ना? अगर जो इस तरह से अगर जो धक्का अगर जो इस पर हम मारे तो जितना बल अगर जो हम इस पर लगाते हैं उतना ही बल वो भी हम पर लगाता है ना? यानी प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है। तो यही था जो न्यूटन का तीसरा गति नियम था कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जितना बल अगर जो हम किसी दीवार पर लगाते हैं उतना ही बल हम पर भी लगाता है। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया और बराबर क्रिया है जो हो रहा है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये है जो दूसरा नियम है। ये है जो क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना? ये है जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ये देखिएगा कि गति में वस्तु तब तक बनी रहती है जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए, यानी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। ये है जो न्यूटन के क्या है, तो फर्स्ट लॉ है ना? फर्स्ट लॉ न्यूटन के क्या कहता है? फर्स्ट लॉ न्यूटन के क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है जो अपनी गति को कायम रखना चाहती है, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि, यानी संतुलन में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अगर जो हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख देते हैं, इस पर नहीं रखेंगे, इस पर तो गिर जाएगा। कहीं मान के चलिए रख दीजिएगा, तो वह जहाँ पर है जिस स्थिति में है वही स्थिति में, यानी अपने गति को कायम रखना चाहती है। अगर उस पर इस तरह से बल लगा दिए, इस तरह से धक्का दिए या फिर इस तरह से खींच दिए तो बाह्य बल लगता है तो उसकी स्थिति में चेंज हो जाता है। तो यही न्यूटन का जो पहला गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु है जो अपनी स्थिति को कायम रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल है जो कार्य न करे। ठीक है, तो यह है जो पहला लॉ कहता है। अगला 36 नंबर। अब 36 नंबर क्या कहता है कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है बताइएगा। अब सर्वाधिक के बात कह दिया, सब होता है उसमें मनुष्य के जो आई है उसमें पूरा के पूरा जो पार्ट है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, लेकिन सबसे अधिक जो होती है वह रेटिना होती है। कौन सा? रेटिना। इससे प्रकाश जाने का काम करता है, ये प्रकाश मार्ग है। पुपिल है जो इससे होकर प्रकाश जाती है, कॉर्निया से भी होकर जो प्रकाश जाती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, लेकिन रेटिना है जो क्या है, तो रेटिना है जो प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि जो फिगर जो लेंस जो बनाने का काम करता है वह यही रेटिना पर काम करता है। किस पर काम करता है? रेटिना पर। और रेटिना में हम बताए थे, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम एक्सप्लेन किए थे आई के बारे में, जिसमें हम बताए थे कि रेटिना दो प्रकार के विशेष सेल से बना हुआ रहता है, जिसको कहते हैं शंकु। एक है जो आपका तंतु है, एक है जो तंतु या फिर क्या चीज कहते हैं, क्षण कोशिका बोलते हैं, है ना? या फिर क्षण कोशिका बोलते हैं। और दूसरा जो आपका था जो क्या था, वह है जो शंकु कोशिका है। दूसरा है जो क्या है, शंकु कोशिका। यानी एक है रॉड सेल और दूसरा है जो क्या है, कोन सेल। यानी दो विशेष प्रकार के सेलों से मिलकर बना हुआ है। इसकी संख्या लगभग 120 मिलियन, इसकी संख्या लगभग में 6 मिलियन। तो संख्या नहीं पूछता है, याद रखिएगा। ये जो तंतु जो क्षण जो कोशिका होती है, यानी रॉड सेल होता है, वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। संवेदनशील कहने का मतलब है कि यह है जो कम प्रकाश में भी देखने में क्या करता है, मदद करता है। ये चूजे में होता है, चूजे में ओनली है जो रॉड सेल ही होता है। लेकिन याद रखिएगा, ओनली अगर जो किसी के आंख में ये पाया जाए तो वह ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकता है, याद रखिएगा। अगर किसी के आंख में क्षण कोशिका ही ओनली पाया जाए तो वह ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला काला ही पूरा संसार दिख सकता है, रंगीन संसार को नहीं देख सकता। ये चूजा देखता है, चूजा में ओनली क्षण कोशिका होता है। शंकु कोशिका ये क्या है, तो ये कलर को पहचान करता है, याद रखिएगा। रंगों की क्या करता है, पहचान करता है। रंगों की पहचान करने का काम कौन करता है, शंकु कोशिका। लेकिन यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है जो नहीं होती है, ठीक ना। शंकु कोशिका का काम है रंगों की पहचान करना।
यानी कलरफुल संसार को दिखाने का काम करता है, वह शंकु ही करता है। जिससे हम लोग रंगीन संसार को देख पाते हैं, यही शंकु कोशिका की मदद से। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वह उल्टा बनता है। रेटिना पर इमेज है वह उल्टा और याद रखिएगा वास्तविक बनता है, रियल बनता है, वास्तविक। रेटिना पर जो इमेज बनता है वह उल्टा और वास्तविक होता है, वास्तविक। यानी इन्वर्टेड एंड रियल हो जाएगा, इमेज होगा जो इन्वर्टेड एंड रियल। ये हो गया उल्टा और वास्तविक। लगता है टाइम भी हो गया, आए हैं कि नहीं आए हैं, एक बार देख लेने दीजिए हमको। 7:43 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि उल्टा और वास्तविक कौन बनाता है, तो रेटिना पर जो इमेज बनता है आई लेंस है। आई लेंस कौन सा लेंस होता है, पूछ सकता है कि मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जो कि रेटिना पर उल्टा और वास्तविक इमेज बनाता है। अब कहिएगा कि हम लोग तो सीधा इमेज देखते हैं, तो ये सीधा इमेज दिखाने का जो काम करता है वह मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मस्तिष्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, खून का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइएगा। खून का थक्का बनने में कौन सा तत्व है वह कह रहा है कि सहायक होता है। 3 क्वेश्चन और है, इसको करके कंप्लीट कर देते हैं। हो सकता है कि क्लास आप लोग के चले इसके बाद जीके जीएस का रजनीश सर वाला। तो खून का थक्का बनने में कौन सा तत्व है जो सहायक होता है, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। तो यहाँ पर अगर जो बात करें कैल्शियम के, तो ये भी खून को थक्का बनाने में काम करता है। पोटेशियम, ये भी खून को थक्का बनाने में काम करता है। और सोडियम, ये भी है जो खून को क्या करता है, तो थक्का बनाने में काम करता है। लेकिन याद रखिएगा कि कैल्शियम ही, सॉरी, पोटेशियम सोडियम जो खून का थक्का नहीं बनाता है, कैल्शियम ही इसमें है जो खून को थक्का बनाने में काम करता है। पोटेशियम ये सब नहीं करता है, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम करेगा। याद रखिएगा विटामिन, विटामिन के करता है ना, विटामिन के करता है। यानी कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के करता है ना। विटामिन के भी है जो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, विटामिन के। प्लेटलेट्स भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में प्लेटलेट्स भी आया था, तो प्लेटलेट्स भी है जो क्या करता है, तो खून को थक्का बनाने में काम करता है ना। खून के थक्का बनाने में काम कौन करता है, कैल्शियम, प्लेटलेट्स है ना, विटामिन के है ना, विटामिन के भी करता है, फाइब्रिन भी करता है। फाइब्रिन भी क्या करता है, तो फाइब्रिन भी है जो खून को थक्का बनाने में काम करता है। तो याद रहेगा ना, पोटेशियम सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम सोडियम नहीं होगा। इसका काम है मांसपेशियों में संकुचन प्रदान करना। कौन, पोटेशियम का काम है मांसपेशियों में संकुचन। और तंत्रिका में संचरण का भी काम करता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है, बताइएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह किस पदार्थ का बना हुआ होता है, बताइएगा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वह किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। बताए थे इससे पहले भी हम, किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन है जो क्या है, एक उच्च गलनांक है ना, उच्च। टंगस्टन धातु क्या है, एक उच्च गलनांक है ना। इसका गलनांक कितना होता है बता सकते हैं आप लोग, पूछ सकता है इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन धातु का। पूछ सकता है, टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वह 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ऑर्गन नाइट्रोजन जैसे है जो निष्क्रिय गैस है जो इसमें भरा जाता है। और
इसका जो फिलामेंट रहता है यानी तंतु रहता है वह टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है। तांबा, एल्युमिनियम ये सब का वायर में यूज करते हैं। साथ में याद रखिएगा कि हीटर में नाइक्रोम का यूज करते हैं। हीटर का जो कुंडली जो बना हुआ रहता है वह किसका बना हुआ रहता है, तो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हीटर के जो कुंडली रहता है वह किस धातु का बना हुआ रहता है, तो याद रखिएगा कि नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है। लेकिन अब तो ये वाला जो बल्ब है उसका यूज हो नहीं रहा है, अब तो एलईडी बल्ब का यूज हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट नहीं 2 क्वेश्चन अभी और है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में 206 है ना। नवजात में आप लोग बताइएगा कि नवजात में कितना हड्डी पाया जाता है। आगे बताइए कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया जिसमें थकान महसूस होती है, कौन सा रोग, एनीमिया। लोहे के कमी से एनीमिया, है ना। इसमें क्या होता है, अगर किसी में आ, लोहा का कमी हो जाए, आयरन का कमी हो जाए, तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, हीमोग्लोबिन के मात्रा में क्या होता है, तो मात्रा में कमी हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी, जिसके फलस्वरूप है वह थकान महसूस होती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो थकान महसूस होती है। रिकेट्स बताइएगा, रिकेट्स कौन से, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है ना। स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लेंडलेस यानी रतौंधी जिसको कहते हैं, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसा लगा, आप लोग क्लास जब लाइव जब समाप्त हो जाए तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का क्लास है जो कैसा लगा। चलिए एक बार आप लोग के अब हम कमेंट देख लेते हैं। चलिए जब समाप्त होने का रहता है तब बच्चे जुड़ जाते हैं। चलिए थैंक यू, वेलकम एमडी शायद गिरजेश सीके शॉर्ट्स, ठीक है पता कर लेते हैं अभी, ताकि अभी तक तो आए नहीं है। ठीक है, संभावना है आज से क्लास स्टार्ट हो सकती है, अभी तो बारिश छूटी ही है। टोटल सिलेक्शन लाइव पर। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय। कल नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि कल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ परसों से जरूर मिलेंगे। चलिए उनका जो टाइम है शाम का, अभी तो टाइम है वह 7:30 से क्लास स्टार्ट होती है रजनीश सर का, 7:30 से। रजनीश सर का जो क्लास है वह 7:30 से स्टार्ट होती है। चलिए सभी को वेलकम, विवेक, गिरजेश, सीके शॉर्ट्स, मनोज कुमार भारती, माही, राकेश, म्यूजिकल, रोहित भाई। चलिए तो आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा।